हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीति और आप देखना चालू कर चुके हैं नीति का स्टडी पॉइंट। आज हम जानने वाले हैं स्टमक कैंसर के बारे में। हम देखेंगे कि पेट में जो कैंसर होता है वो क्यों होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टमक या फिर अमाशय या हम सामान्य कहते हैं पेट, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टमक का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहला आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इससे कहा जाता है फंडस। दूसरा है बॉडी, तीसरा है यहाँ पे पाइलोरस, चौथा है यहाँ पे कार्डिया और पांचवा है यहाँ पे एंट्रम। तो ये हमारा जो स्टमक है वो हो जाता है। अब इस स्टमक में जो सेल्स पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो सेल हैं वो अनकंट्रोल तरीके से बढ़ते जाते हैं, ग्रोथ करते जाते हैं और कैंसर का रूप ले लेते हैं। स्टार्टिंग में तो ये जो कैंसर है वो स्टमक या पेट तक ही सीमित होता है, बट ये धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन तक भी फैल सकते हैं, जिससे कि कंडीशन जो है वो सीरियस हो सकता है। अगर बात करते हैं स्टमक कैंसर के टाइप कितने होते हैं, तो मेनली हम यहाँ 4 टाइप देखेंगे और ये जो 4 टाइप है वो इस बेसिस पे हैं कि ये जो कैंसर है स्टमक का वो स्टमक के किस सेल से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला है एडिनो कार्सिनोमा। ये जो कैंसर है वो म्यूकस सेल से स्टार्ट होता है। स्टमक में म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें जब यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए उनके जेनेटिक मटेरियल में और वो जब कैंसर का रूप ले लें तो इसे एडिनो कार्सिनोमा कहा जाता है। ये जो कैंसर है वो बहुत ही कॉमन है और लगभग अगर देखा जाए तो ये जो कैंसर है वो दिखाई पड़ता है। अधिकतर कैंसर के मामले यही कैंसर के दिखाई पड़ते हैं। सेकंड यहाँ पे होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स। ये जो हमारे कैंसर हैं वो स्टमक के वॉल या दीवार में पाई जाने वाली जो स्पेशल नर्व सेल्स हैं वहाँ पे स्टार्ट होते हैं। ये जो सेल हैं वो स्टमक के दीवारों में भी पाई जाती हैं और दूसरे जो ऑर्गन हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, उसमें भी ये सेल्स, नर्व सेल्स पाई जाती हैं। तो जब स्टमक के नर्व सेल्स में ये कैंसर दिखाई पड़े तब इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर कहा जाता है। तीसरा यहाँ पे हमारा टाइप होगा कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर जो है वो ट्यूमर यहाँ पे न्यूरो एंडोक्राइन सेल से स्टार्ट होते हैं स्टमक की। जो ये सेल हैं हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, वो हमारे बॉडी के अलग अलग भागों में भी पाए जाते हैं और ये जो हमारे सेल्स होते हैं उनका एक खास फंक्शन होता है, कार्य होता है। अब इस सेल में अगर कैंसर हो जाए स्टमक में तो इसे कार्सिनॉइड ट्यूमर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होगा लिम्फोमा। लिम्फोमा कैंसर जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इम्यून सिस्टम सेल्स से होता है। इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में एक प्रतिरक्षा तंत्र की भांति कार्य करता है और बाहरी जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उससे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और उनसे लड़ता है। यहाँ पे जो लिम्फोमा है वो हमारी बॉडी में, स्टमक में या पेट में भी कभी कभी दिखाई पड़ता है जब हमारा इम्यून सिस्टम जो सेल है वो स्टमक में यहाँ पे कैंसर बनाना चालू कर देता है। ये तभी होता है जब बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से फाइट करता रहता है। इस दौरान यहाँ पे पेट में कैंसर हो जाता है और इसे कहा जाता है लिम्फोमा। चलिए जानते हैं कौन कौन से रिस्क फैक्टर जो हैं वो स्टमक कैंसर से रिलेटेड हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको आगे चल के स्टमक का कैंसर हो जाए। सबसे पहला होगा गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़। ये जो डिसीज़ है उसमें हमारे पेट के अंदर जो एसिड बनता है वो वापस बैक हो जाता है इसोफेगस से होते हुए ऊपर की ओर। तो यहाँ पे पेट में जो एसिड बन रहा है वो यहाँ पे हमारे ऊपर की ओर जो नली, फूड पाइप
आती है उसमें ऊपर की ओर आ जाता है और ये जो डिसीज़ है अगर किसी इंसान को है तो आगे कैंसर हो सकता है। सेकेंड है यहाँ पे कोई इंसान अगर हाई सॉल्टी और स्मोक फूड खाता है, कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे भी क्या हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे किसी इंसान के खाने में अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट जो हैं वो बहुत ही कम है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो अगर पेट के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो भी यहाँ पे आगे चल के कंडीशन बढ़ सकता है और ये कैंसर में भी बदल सकता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं हमारे जो पेट है, स्टमक है, उसमें यहाँ पे अंदर में स्वेलिंग हो जाए, इरिटेशन हो जाए, तब भी यहाँ पे आगे चल के ये कैंसर का रूप ले सकता है। और जब पेट के अंदर स्वेलिंग और इरिटेशन हो जाए तो इसे गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है। यहाँ पे स्मोकिंग जो है वो लंग्स के लिए तो बहुत ही हानिकारक है, साथ ही साथ ये स्टमक कैंसर का भी कारण बन सकता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो किसी को अगर स्टमक कैंसर है तो हो सकता है कि आगे चल के आगे की उनके जो जनरेशन है उनको भी ये कैंसर दिखाई पड़े। फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई कैंसर से पीड़ित था, स्टमक कैंसर से, तो यहाँ पे आगे की जनरेशन में ये कैंसर दिखाई पड़ सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि कैंसर का कारण बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से लक्षण जो हैं वो कैंसर में दिखाई पड़ते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चलिए देखते हैं कमेंट्स ऑफ द डे। दोस्तों आपके कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अगर कोई सुझाव भी है तो वो ज़रूर ही बताइए। लक्षण में सबसे पहला होगा निगलने में दिक्कत। खाते टाइम अगर आपको निगलने में दिक्कत हो रही है तो ये पहला लक्षण हो जाता है। दूसरा है बेली पेन, पेट के एरिए में दर्द महसूस हो रहा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो खाने के बाद आपको पेट जो है वो भरा भरा लगना, बहुत ही ज़्यादा टाइट फील होना, मतलब कि अनकंफर्टेबल लगना पेट के एरिए में, ये भी एक लक्षण होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर आप थोड़ा भी खाना खा लें फिर भी आपका पेट भरा भरा लगे, आपको ब्लोटिंग महसूस हो, तो ये भी लक्षण इसमें है। आपको और देखा जाए तो आपको भूख लगना भी इसमें बहुत ही कम हो जाता है। आपको भूख बिल्कुल ही नहीं लगती, थोड़ा भी खा लें तो पेट भर जाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हार्ट बर्न होना, एसिडिटी होना और डाइजेशन आपका सही से ना होना, उल्टी का भी आना होगा। और देखेंगे तो वेट लॉस होता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। आपका जो डाइट है उसमें यहाँ पे मील है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, खाने में कमी आती जाएगी और आपका जो वज़न है वो लगातार गिरते जाएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हमेशा थका थका महसूस करना, टायर्ड महसूस करना इसके लक्षण हैं। और आपका जो स्टूल है, मतलब कि आप जब टॉयलेट जाते हैं तो वो थोड़ा सा ब्लैकिश काले कलर का दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये सारे लक्षण मैंने बताए, अगर आपको लग रहे हैं ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर ही कंसल्ट करनी चाहिए, क्योंकि बाद में कैंसर बढ़ जाए तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और इससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो पेट का कैंसर है वो किस स्टेज तक पहुँच गया है। इसके लिए सर्जरी अपनाई जा सकती है और कीमोथेरेपी अपनाई जाती है, रेडिएशन भी अपनाई जाती है और ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। मेडिकेशन के द्वारा यहाँ पे अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा, जो कि यहाँ पे जो कैंसर सेल्स है उसको ख़त्म करता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो कीमोथेरेपी वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं उसमें भी दवाइयाँ ही दी जाती हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही हाई डोजेस वाले होते हैं और इसके कई साइड इफ़ेक्ट भी कैंसर पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं। सर्जरी अपनाई जाती है। सर्जरी में यहाँ पे जो कैंसर से अफेक्टेड पार्ट हैं उनको निकालने की कोशिश की जाती है। बट कैंसर अगर पूरी तरह से बढ़ गया है और किसी ऑर्गन को ही निकालना पड़ रहा है तो यहाँ पे इंसान की मृत्यु ही हो जाएगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अगर आप
लीवर को निकाल दें, कैंसर उसमें फैल गया है तो, और लीवर को सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाए तो इंसान मर ही जाएगा। तो इसीलिए ये जो ट्रीटमेंट है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो कैंसर है वो किस स्टेज में है। स्टार्टिंग फेज़ में ये कैंसर फैला हुआ नहीं होता है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बट ये पूरी तरह से अगर फैल जाए दूसरे ऑर्गन में तो इलाज कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसमें बस इंसान की मृत्यु ही हो सकती है। तो इस प्रकार से ये सारे जो ट्रीटमेंट हैं वो अपनाए जाते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो था इतना ही। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। कैंसर जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलने लगे तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है मेटास्टेसिस, तीसरा है यहाँ पे मियोसिस। आंसर कमेंट करके दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।